हाँ जी, हेलो एवरीवन। अरे कहाँ गया हमारा वन नोट? ओके, तो ये है सीए फाउंडेशन का लेक्चर अकाउंट्स का। हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर, जो भी है फाइनल अकाउंट चल रहा था हमारा। यस सर, फाइनल अकाउंट के मैंने 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, ठीक है। सबने कर लिए होंगे। और होमवर्क वाला मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करूँगा अनलेस एंड अनटिल कोई मुझे क्वेरी पूछे या कोई मुझे रिक्वेस्ट करे कि सर ये सॉल्व करो, मुझे नहीं आया, है ना। होमवर्क भी मैं सॉल्व कर दूंगा। तो कुछ ऐसे बदमाश लोग हैं जो करेंगे ही नहीं होमवर्क, सर तो सॉल्व करते वैसे भी सारे क्वेश्चन ऐसा बोल के छोड़ देंगे। इस वजह से जो होमवर्क था वो मैं सॉल्व नहीं करूँगा अनलेस एंड अनटिल यू रिक्वेस्ट मी टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। ओके, सो कहाँ तक हो गया था हमारा? 21 क्वेश्चन में इतनी सारी मार्किंग है, मतलब 21 हमारा कल हो गया था। 22 होमवर्क था, उसके ऊपर वाला भी शायद कुछ होमवर्क था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 होमवर्क था। 21 मैंने किया था 22, तो क्वेश्चन नंबर 19 और 22 आपको होमवर्क था, ठीक है। तो अब इसमें किसी को अगर क्वेरी होंगी तो अब तक तो किसी ने नहीं पूछा। अगर कोई क्वेरी होंगी तो आप मुझे बताओ, मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लूँगा क्वेश्चन नंबर 19 और 22, ठीक है। अब मैं आ रहा हूँ सीधा क्वेश्चन नंबर 23 पर। यस सर, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 23। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट बनाने का अपने को, ठीक है। ट्रायल बैलेंस दिए हुआ, क्लोजिंग स्टॉक वॉज वैल्यूड। पहले एडजस्टमेंट देख लेते, स्टार मार्किंग करेंगे। मैं वापस बता दे रहा, कल भी लेक्चर में मैंने बोला था, आज भी बोल रहा। वो जो स्टार्टिंग के जो मैंने 2 लेक्चर भेजे थे आपको, वो 12th के थे। आप सेम चीज़ थी, इसलिए मैंने बार बार रिकॉर्ड नहीं करने से अच्छा मैंने सोचा वही बता दूँ। उसमें मैंने अच्छी तरीके से रिवाइज कराया था फाइनल अकाउंट। और जो सेकंड लेक्चर के जो 3 पार्ट वाले लेक्चर थे, उसमें 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करे थे, 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 3 या 4, जो भी जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो वो 12th के क्वेश्चन थे। 12th में पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट रहता, पार्टनरशिप रहता, 2 पार्टनर रहते, इस वजह से वो नेट प्रॉफिट 2 लोगों में बांटना पड़ेगा। पार्टनरशिप बैलेंस शीट के कैपिटल में 2 लोग दिख रहे होंगे आपको, लेकिन सेम क्वेश्चन मैंने वहाँ से उठा के यहाँ पे कॉपी किया हुआ है। सिर्फ फर्क इतना कि वहाँ जो 2 पार्टनर थे उसमें से एक पार्टनर मैंने हटा दिया और उसका कैपिटल वो एक ही पार्टनर में जोड़ के बता दिया। तो आंसर भी आपका सेम आएगा, सब कुछ सेम आएगा, सिर्फ वहाँ पे 2 कैपिटल दिख रहे थे या एक ही कैपिटल दिखेगा बस। बाकी वो तीनों चारों क्वेश्चन सेम है, ठीक है। तो किसी ने बस देखा उसमें 2 पार्टनर दिखे, इधर अलग दिखा, अलग है अलग है सर बेटा, अलग नहीं है। चलो नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस। चलो हो गया हो गया हो गया हो गया, ठीक है। आ जाओ डायरेक्ट एडजस्टमेंट पे। पहले एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक तो सर सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ी सी एक अलग है, इसमें 1-2 एडजस्टमेंट अलग है, इसलिए मैं क्वेश्चन को कर रहा हूँ। देखो क्या अलग है बेटा, यहाँ पे क्या बोला, पोस्टेज स्टैम्प ऑफ 250 एंड स्टेशनरी वेयर अनयूज। एडजस्टमेंट जब आएंगे, जब अपन देखेंगे, अभी अपने को सिर्फ इतना देखना है कि पोस्टेज स्टैम्प और स्टेशनरी में एडजस्टमेंट है, तो अपने को उसको स्टार मार्क करना है बस अभी फिलहाल के लिए। तो स्टेशनरी कहाँ है बेटा? स्टेशनरी आई थिंक है ही नहीं, है, ठीक है। तो इन दोनों में एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट क्या है वो जब एडजस्टमेंट आएंगे जब देखेंगे। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल के 2 इफेक्ट क्या होता है बेटा, एक तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में, और दूसरा फ्री लोगों को बांटते तो उससे अपनी एडवर्टाइज होती ना। तो एक प्रकार से हमारी एडवर्टाइजमेंट है, तो एडवर्टाइजमेंट यहाँ ऑलरेडी है तो इसमें ऐड करना पड़ेगा, इसलिए एडवर्टाइजमेंट में भी एडजस्टमेंट आ गई। देन लीज होल्ड प्रीमाइसेस इज टू बी रन, ये डिप्रिसिएशन है। लीज होल्ड प्रीमाइसेस का, लीज होल्ड प्रीमाइसेस, यस, इसमें भी एडजस्टमेंट है। देन डिप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी में भी एडजस्टमेंट है, यस सर हो गया। नेक्स्ट बेटा, राजन बनाओ को अवर कस्टमर बिकम इनसॉल्वेंट, मतलब ये बैड डेप है बेटा। बैड डेप का इफेक्ट कहाँ आता है सर? एक तो जाता है डेटर्स में और दूसरा ओनो वाली वर्किंग में, पीएनएल में, यस सर। चलो फटाफट बताओ मुझे, क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ज़्यादा में ज़्यादा 15 मिनट लगेंगे इसमें। चलो पहला सैलरी एंड वेजेस। सैलरी एंड वेजेस कहाँ जाएगा बेटा? पहला वर्ड क्या है? सैलरी, मतलब सैलरी को हम इसको अज्यूम करेंगे, और सैलरी अज्यूम किया तो सैलरी कहाँ जाता? प्रॉफिट एंड लॉस में, इसलिए ये भी कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो सैलरी एंड वेजेस लिखो, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना है बेटा? 12,000। प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे 2 सैलरी एंड वेजेस 12,000, ठीक है। देन पोस्टेज एंड टेलीग्राम 1750। पोस्टेज एंड टेलीग्राम भी कहाँ जाता है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाता है, ठीक है, लिख दो 2 पोस्टेज। लेकिन इसमें एडजस्टमेंट है, और एडजस्टमेंट है तो कहाँ लिखेंगे बेटा? इसको अपन इनर कॉलम में लिखेंगे, कितना? 1750, यस सर। नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक 23,500। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा बेटा? ट्रेडिंग के डेबिट में 23,500। 2 ओपनिंग स्टॉक, सबसे ऊपर लिखने का ओपनिंग स्टॉक को,
फिर परचेस लिखना और फिर बाद में ऑर्डर ऊपर नीचे हुए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ 2-4 चीज़ों की ऑर्डर मेंटेन रखना। ओपनिंग स्टॉक ऊपर लिखा, फिर परचेस लिखा, इधर क्रेडिट साइड में पहले सेल्स लिख दिया ऊपर, सबसे नीचे क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया, ग्रॉस प्रॉफिट नीचे आएगा, नेट प्रॉफिट नीचे आएगा, बाकी का फॉर्मेट ऊपर नीचे हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कहाँ तक चले गए थे अपन? ओपनिंग स्टॉक 23,500। ऊपर नीचे का मतलब मेरा ये नहीं कि ट्रेडिंग में चलेगा तो पीएल में डाल दिया, वैसा नहीं। मतलब ट्रेडिंग में यहाँ पे मान लो 4 आइटम है तो कौन सा ऊपर लिखना, 4 में से पहले लिखना, कौन सा बाद में लिखना, उसका कोई ऐसा कोई इशू नहीं है, वो बोल रहा मैंने। तो ऊपर नीचे लिखा तो चलता, मतलब लिख रहे कहीं पे भी 23,500। यस सर, आ जाओ। कहाँ थे बेटा अपन? यस सर। प्लांट एंड मशीनरी 70,000। प्लांट एंड मशीनरी क्या है? प्लांट एंड मशीनरी एसेट है। एसेट है तो कहाँ जाना चाहिए? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। और एडजस्टमेंट भी है तो इनर कॉलम में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। प्लांट एंड मशीनरी कितना था? 23,000 था क्या? हाँ 70,000 था भैया। अरे इतने दूर होता, वहाँ जाते जाते अमाउंट भी मिल जाती, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 70,000। यस। एडवर्टाइजमेंट 5,000। एडवर्टाइजमेंट का आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, और एडजस्टमेंट है तो अंदर लिखेंगे। टू एडवर्टाइजमेंट हाउ मच? 5,000। नेक्स्ट इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी का रहता बेटा, जब परचेस करके लाके आते इंडिया के बाहर से इंडिया के अंदर लेके आते तब वो टाइम पे जो बॉर्डर पे टैक्स लगता है उसको बोलते हैं इंपोर्ट ड्यूटी। तो परचेस के टाइम पे, मतलब ये कौन से साइड में? ट्रेडिंग वाले साइड में, याद है ना डायग्राम? यस सर। तो इंपोर्ट ड्यूटी कहाँ जाएगा बेटा? ट्रेडिंग में। सॉरी, परचेस के लिए जगह छोड़ दो थोड़ी सी, और नीचे लिख देने का टू इंपोर्ट ड्यूटी 2,100। ओके यस। नेक्स्ट बैड डेप। ये बैड डेप क्या बेटा? ओल्ड बैड डेप है, इसमें और कुछ बैड डेप वो ऑलरेडी कुछ ज़्यादा है नहीं, बस ओल्ड बैड डेप और न्यू बैड डेप है, तो पूरी वर्किंग बनाने की ज़रूरत नहीं है। कितना है? 1,000। तो डायरेक्ट लिख देंगे पीएनएल में अपन बेटा, टू ओल्ड बैड डेप 1,000। नेक्स्ट परचेसेज 98,500। परचेज रिटर्न है क्या? पहले देख लेते फिर बाद में दिक्कत जाती, कोई नहीं है। 98,500 परचेज। परचेज कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग के डेबिट में। टू परचेसेज हाउ मच? 98,500। ओह यस। नेक्स्ट हाँ जी, वेयर सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स में भी एडजस्टमेंट है 45,800। सन्ड्री डेटर्स क्या है बेटा? एसेट है। एसेट है तो कहाँ जाएगा? एसेट है तो सर बैलेंस शीट में जाना चाहिए। अरे वाह, सब आता आपको तो, होशियार बच्चे हैं, ब्रिलियंट बच्चे है। सन्ड्री डेटर्स अमाउंट हम भूल जाते हैं, 48,500 था शायद, देख लो। यस सर, 48,500 नहीं था, 45,800 था। अरे क्या वो अमाउंट पढ़ने के बाद में, यहाँ तक पहुँचने से पहले मैं इतनी सारी चीज़ें बोल देता बीच में, तो वो अमाउंट भूल ही जाता। चुपचाप रहना पड़ेगा। 45,800। ओके नेक्स्ट बिल रिसीवेबल 16,700। बिल रिसीवेबल क्या है? बिल रिसीवेबल भी एसेट है। एसेट है तो कहाँ लिखो? एसेट है तो बैलेंस शीट में लिखो। ये क्या पूछने वाली बात है? 16,700। नो एडजस्टमेंट देयरफॉर डायरेक्टली इन ऑर्डर कॉलम। यस सर। नेक्स्ट कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड का जाएगा बेटा, सेल के टाइम का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है तो जाएगा, लाइन के इधर था इसलिए जाएगा पीएनएल में। कितना है? 1,800। कैरेज आउटवर्ड 1,800। टू कैरेज आउटवर्ड 1,800। यस सर। वेजेस एंड स्टेशनरी कैसे आएगा? वेजेस एंड स्टेशनरी कैसे आएगा बेटा? ये इसको काट दो, सिर्फ वेजेस हो। वेजेस 14,000। वेजेस कहाँ जाएगा सर? वेजेस से ना ट्रेडिंग में जाएगा। अरे वाह, यस यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। 14,000। ओह या। नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,600। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,600 कहाँ जाता है बेटा?
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जाएगा 4,600 प्रॉफिट एंड लॉस में, है ना। हेलो, हाँ हाँ यार लेक्चर चालू था, बाकी है अभी चालू किया। क्या बोला था? नहीं ना, अभी सब तितर बितर ही है, बोलता ना देखो मैं। हाँ कहाँ थे बेटा हम? वेरियस हो गया था। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,600, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,600। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,600। देन कैश इन हैंड 1,850। कैश इन हैंड क्या एसेट है? एसेट है तो बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट साइड में कैश 1,800। अरे यार कितना सर बेटा? 1,850। यस सर, ऑसम, फैंटास्टिक, फैबुलस, फैंटाबुलस। लीज होल्ड प्रीमाइसेस। लीज होल्ड प्रीमाइसेस क्या रहता है बेटा? लीज होल्ड प्रीमाइसेस इज एन एसेट, देयरफॉर इट विल बी ऑन बैलेंस शीट। अच्छा, लीज होल्ड मैंने बताया हुआ है पहले, फिर बता देता। प्रीमाइसेस का मतलब होता है बेटा बिल्डिंग। दो टाइप का रहता है इसमें, एक रहता है फ्री होल्ड, एक रहता है लीज होल्ड। फ्री होल्ड मतलब हमने वो खरीद ली, लीज होल्ड मतलब वो खरीदी नहीं, हमने लीज पे ली। अगर हमने लीज पे भी ली बेटा तो लीज पे कैसा रहता है? 10 साल के लिए, 30 साल के लिए, 99 ईयर्स के लिए ऐसे लीज पे लेते हैं। जनरली गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी रहती है उस पर रहता है। जैसा कोई गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी एमआईडीसी में आपको लेना है तो वो जमीन वो बेचती नहीं, वो लीज पे देते 99 ईयर्स के लिए। अब मुझे एक बात बताओ, हम एसेट की डेफिनेशन में क्या आते हैं? 1 साल से ज़्यादा मतलब जो चीज़ काम में आती है, फ्यूचर में जो काम में आती है। फिर वो लीज भले 10 साल की क्यों ना रहो, अगर 10 साल की भी लीज है तो 1 साल से तो ज़्यादा ही ना बेटा, फ्यूचर में अपने साथ रहने वाली है ना। भले अपन ने लीज पे लिया, हमारी नहीं हो, लीज पे लिया, लेकिन 10 साल तक तो हमारे साथ है, मतलब फ्यूचर में हमारे साथ है, इसलिए लीज होल्ड प्रीमाइसेस भी हमारा एसेट ही रहेगा। तो प्रीमाइसेस वेदर इट इज लीज होल्ड और वेदर इट इज फ्री होल्ड, बोथ आर आवर एसेट्स, देयरफॉर इट विल गो इन बैलेंस शीट इन एसेट्स साइड। लीज होल्ड प्रीमाइसेस 80,000. Okay, then write it down. Leasehold premises. See ya. नेक्स्ट डेबिट साइड हो गया, क्रेडिट साइड देखो फटाफट और कंप्लीट करो क्वेश्चन को। लेट हो गया, 15 मिनट में हो जाना चाहिए था, 10 मिनट तो हो भी गए। सेल्स 1,10,000, सेल्स का जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। बाय सेल्स एडजस्टमेंट नथी 1,10,000। ओके, नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स 72,700। क्रेडिटर्स का जाएगा लाइबिलिटी में जाएगा 72,700 क्रेडिटर्स। उसके आगे सुंदरी लगा, सुंदरी क्रेडिटर्स 72,600 था कह रहे। अरे यार थोड़ा 72,700। ही हाँ 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 हाँ। अरे यार क्या हो गया मेरे को आज? 72,700। नेक्स्ट बिल्स पेबल 40,000। बिल्स पेबल भी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है इसलिए बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे। बहुत बढ़िया। बिल्स पेबल 40,000, बिल्स पेबल 40,000। यस सर। नेक्स्ट लेट्स प्रोसीड फर्दर। बैंक लोन टेकन ऑन 1 अक्टूबर। देखो जैसा ही ब्रैकेट आ गया, हिडन एडजस्टमेंट आ गया। एक मिनट, अब सॉरी, जस्ट 1 मिनट। हाँ, सो हेयर वी वेयर ऑन लोन, बैंक लोन। देखो जैसे ही ब्रैकेट बोला तो हिडन एडजस्टमेंट आ गई। ठीक है, पहले तो एक बात बताओ, लोन क्या है? लोन लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी है तो सर पहले तो लाइबिलिटी में लिख लो, एडजस्टमेंट बाद में देखते बैठेंगे। पहले लाइबिलिटी है तो लोन में लाइबिलिटी बैलेंस शीट में तो लिख दो। ठीक है, जैसा आप बोलेंगे वैसा हम करेंगे। 10% बैंक लोन, ओके 60,000।
अब ये जो 10% है इसकी हम करेंगे हिडन एडजस्टमेंट। 10% बैंक लोन के सामने इंटरेस्ट रेट लिखे हुआ है, इसका मतलब क्या है, हमने लोन लिया 60,000 रुपये का और ये 60,000 रुपये पे 10% के हिसाब से अपने को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यस सर। तो इसके दो इफेक्ट बताओ। मैंने पहले बोला हिडन एडजस्टमेंट जो भी रहेंगी, या तो परसेंटेज में रहेगा, या तो डेट दी हुई रहेंगी, या तो ब्रैकेट में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई रहेंगी, तो वो रहेंगी हिडन एडजस्टमेंट। और क्योंकि एडजस्टमेंट है तो इसके दो इफेक्ट आएंगे। तो इसके दो इफेक्ट क्या आएंगे, एक बात बताओ आप। सर इसके दो इफेक्ट तो सर ऐसे आएंगे कि एक तो ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो कहाँ जाना चाहिए, एक्सपेंस है तो एक तो सर पीएनएल के डेबिट में जाना चाहिए, और दूसरा लोन में ऐड हो जाएगा, लोन हमारा बढ़ जाएगा, लोन में ऐड हो जाएगा तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के लोन में ऐड हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। हाँ जी, तो इसके दो इफेक्ट क्या आएंगे, एक तो पीएनएल के डेबिट में क्योंकि ये एक्सपेंस है, और दूसरा लोन में ऐड हो जाएगा ना, लोन बढ़ जाएगा हमारा। फिर 10% मान लो 60,000 का 10%, 3,000 अपने को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो बैंक को टोटल देना पड़ेगा 60,000 और 3,000 मिला के ना 63,000 देना पड़ेगा। तो अपना लोन एक प्रकार से बढ़ गया, लायबिलिटी बढ़ गई। तो दो इफेक्ट क्या होंगे, एक तो पीएनएल के डेबिट में क्योंकि खर्चा है हमारे लिए जो हम ब्याज दे रहे हैं, और दूसरा लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी इसलिए लोन में ऐड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या बोले बेटा, यहाँ पे ब्रैकेट में एक इन्फॉर्मेशन दी, क्या बोले भाई, लोन हमने लिया हुआ है 1 अक्टूबर को। ठीक है, मतलब देखो ये कब तक का है, 31 मार्च 2000, मतलब हमारा साल कब चालू हो रहा है बेटा, 1/4/2012 को चालू हो रहा और ख़त्म हो रहा है 31/3/2013 को। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर, एक साल। ठीक है, लेकिन लोन कब लिया, यहाँ बीच में लिया है 1 अक्टूबर को, 1/10/12। ठीक है, अब 1/10/12 को लोन लिया है, तो मेरे को एक बात बताओ, जब बैच लगेगा कब से लगेगा, 1/10 से लगेगा, और हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है यहाँ पे, तो अपने को बैच सिर्फ कितने का लगेगा बेटा, 6 महीने का लगेगा। तो इंटरेस्ट अपने को सिर्फ 6 महीने का लगेगा। तो निकालो इंटरेस्ट, कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट, 60,000 पे 10%, ये साल भर का होगा, अपने को सिर्फ 6 महीने का होना, तो इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, तो 10% आ जाएगा 6,000 और उसका आधा आ जाएगा बेटा 3,000। ठीक है, तो 3,000 है इंटरेस्ट। अब इसके दो इफेक्ट क्या होंगे सर, एक तो ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस है इसके लिए इसको आप लिख दो पीएनएल के डेबिट में, टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 3,000, और दूसरा क्या है, लायबिलिटी हमारी बढ़ जाएंगी, बैंक लोन में भी इसको ऐड करना पड़ेगा, ऐड इंटरेस्ट कितना 3,000, तो टोटल हमारा लोन हो जाएगा बेटा 63,000। और एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, इंटरेस्ट हम अपन ऐड ही करते हैं, भाई लोन का भी रहेगा तो लोन में ऐड, इन्वेस्टमेंट कहीं पे करके रखा है उस पर इंटरेस्ट मिलता तो वो इन्वेस्टमेंट में ऐड, इंटरेस्ट हमेशा ऐड होता। दूसरा, यदि लोन का इंटरेस्ट है तो देना पड़ता है, खर्चा है, इसके लिए पीएनएल के डेबिट में। इन्वेस्टमेंट में का यदि इंटरेस्ट है तो अपने को मिलता है, वो इनकम रहेंगी हमारी, इसलिए पीएनएल के क्रेडिट में आता है। लेकिन ऐड होता, दोनों भी ऐड ही होता है। ठीक है, ये दो इफेक्ट हो गए। नेक्स्ट देखो बेटा, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस। आउटस्टैंडिंग है ऑडिट फीस, वैसे तो खर्चा है लेकिन वो आउटस्टैंडिंग है, मतलब देना बाकी है, तो फ्यूचर में देना पड़ेगा, फ्यूचर में देना पड़ेगा तो एक प्रकार की हमारी लायबिलिटी होगी, इसलिए लायबिलिटी में जाएगा 5,900 आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस। आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस 5,900। कैपिटल अकाउंट बादशाह 90,000, कैपिटल कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ऊपर ऊपर 90,000। कैपिटल कौन है बेटा, ओनर बादशाह, ओ बादशाह, ओ बादशाह 90,000 है इसका कैपिटल। अरे इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट हमेशा आती है, कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड होता है ना। ओके सर, हो गया, यस। अब आ जाए एडजस्टमेंट। पहला है क्लोजिंग स्टॉक 30,000। क्लोजिंग स्टॉक की तो एडजस्टमेंट क्या होगी, सबसे इजी एडजस्टमेंट है, बोलो फटाफट सर। क्लोजिंग स्टॉक एक तो है ना ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा, यस यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, 30,000। और दूसरा इफेक्ट सर, ये एक प्रकार का एसेट है, एसेट इसलिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी जाना चाहिए। यस सर, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। देखो ये देखो अब ध्यान से, ये थोड़ा सा अलग है, ये मैंने वो रिवीजन वाला जो पहला लेक्चर जो आपको दिया था 12th का, उसमें ये नहीं था।
क्या है देखो, पोस्टेज स्टैम्प्स ऑफ 250 और स्टेशनरी ऑफ 400 वेयर अनयूज्ड। मतलब जब हम ये बैलेंस शीट बना रहे हैं, फाइनल अकाउंट बना रहे हैं 31 मार्च के दिन, तब तक 250 रुपये के पोस्टेज स्टैम्प बोले तो बेटा ये रहता नहीं क्या, जब अपन किसी को लेटर भेजते हैं तो इस पर वो टिकट नहीं चिपकाने पड़ते हैं, पोस्ट के टिकट रहते हैं ना, 5 रुपये के 10 रुपये के, वो वाले टिकट। तो जो पोस्टल के जो टिकट है, स्टैम्प है, वो 250 रुपये के हमारे पास अनयूज्ड है, मतलब पड़े हुए अभी भी। और स्टेशनरी है 400 रुपये की, वो भी पड़ी हुई। स्टेशनरी मान लो पेजेस, ब्लैंक पेजेस में, तो ब्लैंक पेजेस के बंडल मान लो 2 बंडल, 2 बॉक्स हमारे पास पड़े हुए, और 250 रुपये के पोस्टेज स्टैम्प पड़े हुए हमारे पास 31 मार्च के दिन। अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे हमने ये जो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिखा था 4600, और पोस्टेज स्टैम्प क्या है, पोस्टेज और स्टैम्प ये 1750, तो ये दोनों चीज़ें हमने लिख दी। तो ये अपन ने पूरी की पूरी उठा के कहाँ लिखी है, भी देखो ध्यान से देखो, पोस्टेज एंड स्टैम्प ये भी हमने यहाँ, और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4600 दोनों भी अपन ने कहाँ लिख दिया बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस में। मतलब हमने बोला ये खर्चा हो गया, लेकिन बेटा इसमें से इन्होंने बोला 250 रुपये और 400 रुपये, ये खर्चा हुआ क्या, अभी नहीं, ये बचे हुआ है। तो अब अपन इसको फ्यूचर में यूज़ करेंगे ना बेटा, अगले साल यूज़ करेंगे ना। पोस्टर स्टैम्प हमारे साथ अगले साल रहेंगे, मतलब 31 मार्च के बाद अगले साल में यूज़ करेंगे। देन स्टेशनरी है वो भी अगले साल यूज़ करेंगे, मतलब फ्यूचर में यूज़ करेंगे। तो जब फ्यूचर में जब भी कोई चीज़ बेटा फ्यूचर में चले जाए तो एक्सपेंस या इनकम नहीं रहता। एक्सपेंस और इनकम हमेशा पास्ट या प्रेजेंट से रिलेटेड रहती है। फ्यूचर से रिलेटेड है तो या तो एसेट रहेंगे या तो लाइबिलिटी रहेंगे। अब बताओ ये जो 250 रुपये की पोस्टेज एंड 400 की स्टेशनरी हमारे पास पड़ी हुई है, ये हम अगले साल यूज़ करेंगे तो ये एसेट रहेगा लाइबिलिटी रहेगा, एसेट रहेगा। फ्यूचर में यूज़ करेंगे ना भाई, एक प्रकार से ये स्टॉक है, जैसा अपन ने लिखा था ना क्लोजिंग स्टॉक, तो वो था हमारे गुड्स के ट्रेड जिसमें हम डील करते वो था, ये वाला स्टॉक है स्टेशनरी और पोस्टेज का, मतलब एक प्रकार का ये एसेट है। अब हमको अगले साल यूज़ करेंगे, एसेट है तो अब अगले साल यूज़ करना पड़ेगा ना। तो एसेट है तो कहाँ जाना चाहिए, बैलेंस शीट में जाना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस में आना चाहिए कि नहीं, लेकिन हमने प्रॉफिट एंड लॉस में पूरा ही लिख दिया। इसके 2 इफेक्ट क्या होंगे बेटा, जो अनयूज स्टेशनरी रहती है उसके 2 इफेक्ट क्या होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में से हटा दो क्योंकि यूज़ नहीं हुई है, ये साल में गई नहीं, अभी अगले साल यूज़ होंगी, तो प्रॉफिट एंड लॉस में से हटाने का और बैलेंस शीट में जाके लिख देने का, क्योंकि वो अगले साल यूज़ होगी। ठीक है, यस सर। तो देख कैसे करेंगे इसको, पोस्टेज स्टैम्प में 250 रुपये, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे लेस, यहाँ लिखो अनयूज पोस्टेज, या फिर अपन ऐसा भी लिख सकते हैं स्टॉक ऑफ पोस्टेज, या अनयूज पोस्टेज भी लिख सकते हैं आप। कितना था बेटा, 250 रुपये, मतलब ये 250 रुपये यूज़ नहीं हुआ, अगले साल यूज़ होगा, तो ये साल सिर्फ कितना यूज़ हुआ बेटा, 1500 रुपये। और वैसे ही प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अनयूज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बोलो या स्टॉक ऑफ स्टेशनरी बोलो, कितने का, 400 का यूज़ नहीं हुआ बेटा, तो मतलब ये साल कितना यूज़ हुआ, सिर्फ 4200। तो ये 250 और 400 अगले साल यूज़ होगा, तो ये हमारे लिए बेटा एसेट हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको ऐसा लिखेंगे, स्टॉक ऑफ पोस्टेज 250 रुपये, और स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, या ऐसे जगह आप अनयूज स्टेशनरी अनयूज स्टॉक भी लिखे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 250 और 400, ठीक है, यस सर। समझा गया, ये थोड़ी अलग एडजस्टमेंट, पक्का समझा, यस सर। क्या करना पड़ता, अनयूज स्टेशनरी का सर P&L में से लेस कर देने पड़ता, और उधर एसेट साइड में शो कर देना पड़ता। कर दिया शो, यस सर। चलो बेटा नेक्स्ट, गुड्स ऑफ 2500 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल से हमने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। देखो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, जब भी वर्ड आ गया गुड स्टार्टिंग में तो बेटा ट्रेडिंग के क्रेडिट में चल जाता। और 7 चीज़ों में से एक चीज़ आ गई है क्या, बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। कितने के है बेटा, 2500, यस सर। और दूसरा, ऐसा फुकट में बांटने से हमारा नुकसान नहीं होता, जैसा लॉस बाय फायर, लॉस बाय थे फन, लॉस इन ट्रांजिट में हमारा नुकसान होता था, या नुकसान नहीं होता बेटा, हमने फुकट में बांटे तो नुकसान नहीं है, इसके बदले हमारी एडवर्टाइज होगी। एडवर्टाइज होगी तो एडवर्टाइज क्या बेटा, ये एक्सपेंस एक प्रकार का, इसलिए P&L में एडवर्टाइज ऑलरेडी है तो उसमें अपन ऐड कर देंगे। क्या लिखेंगे, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, पूरा लिखना है आपको। कितने के बेटा, 2500। तो टोटल एडवर्टाइजमेंट बेटा हो गई हमारी 5000 प्लस 2500, 7500। ठीक है, तो इसके 2 इफेक्ट समझ में आएंगे बेटा। एक तो इधर एडवर्टाइज, अरे यार, एक तो इधर एडवर्टाइजमेंट में ऐड कर दिया, और दूसरा ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिख दिया। ठीक है, यस सर, वेरी गुड, बहुत आसान है। चलो आगे बढ़ो। अब देखो ये अगला भी थोड़ा सा अलग है। लीज होल्ड प्रीमाइसेस इज टू बी रन फॉर 10 ईयर। इसने क्या बोला, जो अपन ने लीज पे ली हुई है ना प्रीमाइसेस बिल्डिंग, वो 10 साल तक हमारे पास है। ठीक है, समझ में आ गया। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2012। बेटा ये क्या है, जब भी है ना डिप्रिसिएशन बोलते ना, तो या तो डिप्रिसिएशन आपको
परसेंटेज में देते, जैसे अभी तक दिया था परसेंटेज, अपन परसेंटेज निकाल लेते, या तो कभी कभी डायरेक्ट बोल देते कि 2000 से डिप्रिसिएशन लगाओ, या कभी कभी ऐसे ईयर में देते। चलो मैं काम करता लिख ही लेता हूँ। डिप्रिसिएशन बताने के तरीके, क्वेश्चन में डिप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट, ये अलग अलग तरीके से, अलग अलग भाषा में, अलग अलग भाषा बोले तो अलग अलग तरीके से आपको बता सकते हैं। पहला तो डायरेक्टली परसेंटेज बोले हुआ रहेगा कि मान लो ऐसा बोले हुआ है, डिप्रिशिएट मशीनरी एट 10%, ठीक है। और मान लो ये ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में मशीनरी दी हुई 1 लाख, ठीक है। और यहाँ पे आपको ला डिप्रिशिएट मशीनरी एट 10%, तो सीधा सीधा अपना डिप्रिसिएशन कितना आ जाएगा बेटा, 1 लाख का 10%, 10,000। दूसरा ऐसा बोले आ रह सकता, रिड्यूस मशीनरी बाय 20,000, तो डिप्रिसिएशन क्या है बेटा, डायरेक्टली 20,000, डायरेक्ट ही बोल दिया उसने 20,000 से कम करो, मतलब ही क्या रहता है इसका, डिप्रिसिएशन लगाना है 20,000। या ऐसा बोले आ सकता, मशीनरी इज वैल्यूड एट 70,000। इसका मतलब क्या बेटा, देखो बैलेंस शीट में मशीनरी 1 लाख दी हुई है, लेकिन ये क्या बोलता, 70,000 की ही उसकी वैल्यू है, मतलब 30,000 से उसकी वैल्यू कम होगी, वैल्यू कम होगी मतलब वही डिप्रिसिएशन। ये है सारे डिप्रिसिएशन, इसे बोलने का तरीका अलग अलग है, मैं आपको बता रहा कैसे कैसे डिप्रिसिएशन बता सकते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट, ईयर उसकी लाइफ बता सकते हैं, जैसे मशीनरी इज टू बी रन फॉर 10 ईयर्स, या मशीनरी की लाइफ बोली हुई है 10 साल। अब मशीनरी की लाइफ 10 साल बोली तो बेटा कितने साल चलेगा, 10 साल। 1 लाख की चीज़ 10 साल चलेगी, तो 10 साल तक उसको डिप्रिशिएट करना पड़ेगा, तो हर एक साल कितना कितना करेंगे, 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 मतलब 10,000, ठीक है। समझ में आया पक्का। तो डिप्रिसिएशन के बोलने के अलग अलग तरीके, आप इसको कहीं पे लिख लो अच्छे से, मार्जिन में ऊपर कहीं पे नोट्स पे लिख लो, डिप्रिसिएशन ऐसे अलग अलग 4-5 तरीके से आपको बता सकते हैं, सबका मतलब क्या है डिप्रिसिएशन, ठीक है। लिख लिया बेटा, यस सर, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, काज क्या चल रहा क्या रहा। अच्छा यहाँ अटक गए थे हम लोग कि देखो बेटा, लीज होल्ड प्रीमाइसेस के बारे में जानकारी दी हुई है, और कितने साल के लिए बोले, 10 साल के लिए। तो आपको समझ में आ गया, लास्ट वाला ईयर दिया है, मतलब अब बेटा अपने को डिप्रिसिएशन लगाना है 10 साल तक, मतलब लीज होल्ड की वैल्यू देख लो पहले, तो लीज होल्ड की वैल्यू कितनी है बेटा, 80,000, तो डिप्रिसिएशन कितना आएगा, 80,000 डिवाइडेड बाय 10, तो डिप्रिसिएशन आना चाहिए 8,000 पूरे 1 साल का। ये कितने साल का बेटा, 1 साल का। अच्छा 10 साल तक 8,000 करेंगे तो 80,000 को हम लोग डिप्रिशिएट कर देंगे, यस सर। लेकिन देखो एक और चीज़ बोलिए, WEF का मतलब क्या होता है बेटा, विथ इफेक्ट फ्रॉम। तो विथ इफेक्ट फ्रॉम मतलब हमने जब लीज होल्ड प्रीमाइसेस ली ना बेटा, कब खरीदी, 1 अक्टूबर 2012 को। अगेन देखो साल चालू हो रहा है 1/4/12 को, खत्म होता है 31/3/12 को, और इन्होंने कब लिया बेटा, ये 1 अक्टूबर को, मतलब ये साल के बीच में लीज होल्ड प्रीमाइसेस ली गई। तो सिर्फ कितने महीने तक थी हमारे साथ ये बिल्डिंग, 6 महीने तक थी, तो डिप्रिसिएशन भी 6 महीने का ही लगना चाहिए ना। ये जो आपने निकाला बेटा वो 1 साल का 8,000, तो अपने को 6 महीने का निकालना है, तो 6 महीने का कितना आएगा बेटा, इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, या डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 2, कितना आएगा 4,000 सॉरी। तो डिप्रिसिएशन हमको कितना लेना पड़ेगा, 4,000। समझ में आया क्या। पहले तो 10 साल की उसकी लाइफ बता दी, तो पहले हमने 1 साल का डिप्रिसिएशन निकाल लिया, डिवाइडेड बाय उसकी लाइफ, वैल्यू डिवाइडेड बाय उसकी लाइफ, आ गया उसका 1 साल का डिप्रिसिएशन। लेकिन अब यहाँ तारीख भी दी हुई थी, तो तारीख के हिसाब से जितने महीने के लिए हमारे बिजनेस में वो एसेट था उतने इस महीने का ही डिप्रिसिएशन लगाएंगे। तो तारीख के हिसाब से बेटा सिर्फ 6 महीने का था, तो 8,000 पूरे साल का डिप्रिसिएशन था, तो अपने 6 महीने का डिप्रिसिएशन निकाला 4,000, तो इसलिए यहाँ पे डिप्रिसिएशन आएगा 4,000। समझा पक्का, यस सर। चलो तो डिप्रिसिएशन का इफेक्ट आपको पता ही है, क्या था डिप्रिसिएशन के 2 इफेक्ट सर, एक तो एसेट की वैल्यू ना कम हो जाती, ठीक है, कर दो कम, लेस डिप्रिसिएशन 4,000, तो कितना बचेगा बेटा, ये 76,000। और दूसरा क्या रहता है, डिप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाना चाहिए, ठीक है, टू डिप्रिसिएशन 4,000, ओके। नेक्स्ट, अरे डिप्रिसिएशन हो रही है,
डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी या 10% पर एनम। प्लांट एंड मशीनरी को भी डेप्रिशिएट करना है 10% से। कर लेंगे लेस डेप्रिसिएशन एट 10%, 7,000, तो कितना बचेगा 63,000। और इसका दूसरा इफेक्ट भी कहा जाएगा P&L के डेबिट में 7,000 टू डिप्रिसिएशन ऊपर लिख दिया था मैंने, अब इसको साथ में लिखना, डिप्रिसिएशन ऑन लीज और प्रीमाइसेस और डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, और भी दोनों की टोटल बाहर लिखना मैंने ऊपर लिख दिया। अब 2-3 डिप्रिसिएशन रहते तो अपन ने देखा होगा आपने पिछले क्वेश्चन में, डिप्रिसिएशन इनर कॉलम में दोनों तीनों लिखना और बाहर आउटर में टोटल लिख देना। अभी मैंने ऐसा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलो हो गया। फिर देखो मिस्टर राजन अवर कस्टमर बिकम इनसॉल्वेंट। इनसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है बेटा, वो पैसे देने की आर्थिक स्थिति में नहीं है। आर्थिक स्थिति मतलब फाइनेंशियल कंडीशन उसके ऐसी नहीं है कि वो पैसे देगा। और इसने आगे वैसे क्लियर भी कर दिया कि कुड नॉट पे हिज डेट। डेट मतलब जो हमारा डेटर है, जितने भी उसकी अमाउंट है राजन नाम का 1,500 की अमाउंट है, वो पैसे नहीं दे सकता। इसका मतलब भी क्या है बेटा, ये बैड डेप। बैड डेप है तो बैड डेप ये ओल्ड है या न्यू है बेटा, एडजस्टमेंट में दिया है तो न्यू बैड डेप है। तो न्यू बैड डेप कितनी है 1,500। न्यू बैड डेप के दो इफेक्ट क्या आएंगे सर, एक तो ओनो वाली वर्किंग, यहाँ दो ही चीज़ें हैं तो अपन ने लिख दिया वैसे ही टू न्यू बैड डेप। सबसे लास्ट वाला आइटम माइनस होता ना इसमें, ओनो में सबसे लास्ट वाला क्या था ओल्ड आरडीडी। तो ओल्ड आरडीडी तो है नहीं, तो ऊपर के आइटम ऐड ही होते, तो मैं डायरेक्टली इसको ऐड कर देता 1,500 रुपये। 1,000 और 1,500 टोटल बैड डेप होगा बेटा हमारा 2,500। और दूसरा इफेक्ट क्या होता है बैड डेप का, दूसरा इफेक्ट सर ये होता है उसको न्यू बैड डेप को अपने को डेटर में से लेस करना पड़ता। ठीक है, कर दो लेस 1,500 रुपया, तो कितना बचेगा बेटा, ये बचेगा 44,300। ठीक है, यस सर। डिप्रिसिएशन 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 डिप्रिसिएशन, समझा? यस सर, बहुत बढ़िया। चलो अब टोटल कर लो, फिर हो गया। एकदम आसान क्वेश्चन था, सिर्फ 2-3 चीज़ थोड़ी सी अलग थी, ज़्यादा भी नहीं, इसलिए मैंने इसको कवर कर लिया। चलो करो बोला फटाफट। टोटल 1,10,000 प्लस 2,500 प्लस 30,000, तो ट्रेडिंग की टोटल आती है 1,42,500। इधर की टोटल भी उतनी ही आनी चाहिए लेकिन कम आएंगी, और जितने का भी फर्क रहेगा, जितने से कम आएंगी वो बेटा क्या रहेगा, वो रहेगा ग्रॉस प्रॉफिट। देखो कितना ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, 23,500 माइनस 98,500 माइनस 2,100 माइनस 14,000, तो सर ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 4,400। लॉस आता है क्या बेटा इसको इसमें? हाँ लॉस आता है, बहुत कम ग्रॉस प्रॉफिट है ना, अभी तो इतने सारे खर्चे नीचे माइनस होंगे तो इसमें लॉस आ जाएगा। अच्छा हो गया क्वेश्चन कवर किया, लॉस भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट जो हमने किया बेटा CD कैरी डाउन, इसको करना पड़ेगा ब्रॉट डाउन, है कि नहीं, 4,400। तो इसको अपन करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 4,400। इसकी टोटल आप यदि करेंगे तो देखो, वैसे अपन टोटल हमेशा क्रेडिट साइड की करते पहले क्योंकि वो बड़ा रहता, लेकिन कभी कभी आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखो यहाँ 4,400 है क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में दुनिया भर की चीज़ें, इसका मतलब टोटल कौन सी साइड की ज़्यादा रहेंगी, डेबिट की। तो इसलिए बेटा डेबिट की टोटल पहले करना, क्रेडिट की नहीं। तो करो डेबिट की टोटल पहले करना है यहाँ पे 4,000 प्लस 3,000 प्लस 1,800 प्लस 12,000 प्लस 1,500 प्लस 7,500 प्लस 2,500 प्लस 4,200 प्लस 7,000, तो टोटल आ रही है 43,500। 43,500, यहाँ पे सिर्फ 4,400 है, तो कितना बैलेंस आएगा बेटा, 39,100 का लॉस आ रहा है ना। हाँ 39,100 का लॉस है। लॉस है बेटा, इसलिए इसको अपन प्रॉफिट रहता था तो इधर लिखते थे, लेकिन लॉस है इसके लिए इसको यहाँ पे लिखेंगे बाय नेट लॉस। कितना हुआ नेट लॉस, 39,100। ठीक है, और ये नेट लॉस कहा जाएगा कैपिटल में, तो कैपिटल में ऐड होगा लेस होगा, प्रॉफिट रिया तो बेटा बैलेंस बढ़ता तो ऐड करते, तो इसलिए लॉस है। लॉस है तो क्या करेंगे माइनस नेट लॉस 39,100, इतना ही है ना। यस सर, कितना बचता फिर देखो 90,000 माइनस 39,100, ये आ जाएगा बेटा 50,900। ठीक है, यस सर, वेरी गुड। चलो फिर बैलेंस शीट की टोटल कर लो। बैलेंस शीट की टोटल क्या आएंगे, 63,000 प्लस 76,000 प्लस 44,300 प्लस 16,700
प्लस 1850 प्लस 30,000 प्लस 250 प्लस 400। सर बैलेंस शीट की टोटल इधर की आ रही 232,500। दोनों साइड की टोटल करके देखने का, एक साल की वैसे लिख देना नहीं, एक साइड की करके गलत हो सकता है, दूसरी साइड की टोटल दोनों की करके देखने का सेम आ रही है या नहीं। सेम आ रही मतलब हमारा क्वेश्चन राइट सॉल्व हुआ। 16,000 प्लस 5,900 232,500। ठीक है, यस सर। तो एकदम इजी क्वेश्चन था सिवाय 2-3 चीज़ों के, बाकी तो इजी था। ठीक है, तो चल कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 23। तो जिसने नहीं किया था वो लोग लिखेंगे, छापेंगे। लेट्स छाप। रीडिंग P&L बैलेंस शीट। ओके, यस। चलो अब क्वेश्चन नंबर 24 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, मैंने बहुत सारी एडजस्टमेंट एक साथ डाल दी। तो एक काम करते, पहले आप सॉल्व करो, मजा आएगा सॉल्व करने में, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा तो 15 मार्क का तो जरूर आएगा। तो इसको सॉल्व करो, मजा आएगा। आपको नहीं आता है तो फिर मैं सॉल्व करूँगा, लेकिन पहले आप ट्राई करो, बहुत अच्छा लगेगा आपको। इतनी सारी एडजस्टमेंट यदि आपका राइट आ जाए तो मजा आ जाए। क्वेश्चन नंबर 24 आपको सॉल्व करना है। 25 से बेटा ये एग्जाम्स के क्वेश्चन है, कुछ थोड़े अलग है। अभी अपन ने सिर्फ ये फाइनल अकाउंट का बेसिक क्रिएट किया यहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 24 तक। अब हम करेंगे ICI के क्वेश्चन, बुक में कैसे क्वेश्चन आते हैं, और फिर बाद में हम लोग 25 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट 25 से करेंगे तो वो इतने अच्छे से नहीं आएंगे। पहले अपन ने हमारा बेस क्रिएट किया फाइनल अकाउंट का यहाँ तक, फिर अब एक्चुअल अपन जाएंगे ICI के इसमें, और फिर वापस एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो कल बेटा सैटरडे है, सैटरडे को हम लोग कल मिलने वाले हैं, मतलब गूगल मीट पर। तो तब तक मैं सबको पूछूंगा क्वेश्चन नंबर 24 तक किए या नहीं की। ठीक है, मैं एक काम करता, मेरा टेलीग्राम आज चालू कर लेता, और मुझे आप आज या मैक्स टू मैक्स कल अपनी मीटिंग के पहले 24 नंबर तक क्वेश्चन मुझे आप सेंड करेंगे टेलीग्राम पे फोटो खींच। ठीक है, मैं सबके देखूंगा क्वेश्चन नंबर 24 तक, सारे बच्चे, महेश, श्लोक, आयुष शर्मा। ठीक है, इनका मुझे नहीं आते पिक, रीज़न जो भी होगा, लेकिन मुझे नहीं मिलती। तो आप लोगों को मैं याद से पूछने वाला हूँ, और गूगल मीट पे सबको रहने का। ठीक है, यस, ओके। चलो इनफ फॉर टुडे। ये 24 वाला आप सॉल्व करेंगे, फिर हम क्वेरी है तो मुझे आता तो आज पूछो, मैं कल वो लेक्चर में कवर कर लूँगा। ठीक है, ओके सर, चलो बाय बाय।